बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 द सेल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसका बेसिक नॉलेज लिया कि सेल क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और जो है वो सेल की क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सेल को एक सिटी से किस तरह से कंपेयर किया गया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को किसने डिस्कवर किया, और उसके अलावा हम सेल ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो पहली ऑर्गेनेली है सेल वॉल, उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर हर ऑर्गेनेली को हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर जो था वो किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो सेल को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ना, उसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। और किस ईयर में डिस्कवर किया, 1665 में। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये आपके बुक का एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है पैराग्राफ, अभी हम बुक से भी रीड कर लेंगे। तो उसमें ना ये 3 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और आपने इन डेट्स को भी याद रखना है। तो सेल को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। मुझे लगता है उस टाइम पे ना रॉबर्ट नाम बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तभी तो कितने साइंटिस्ट के नाम तो रॉबर्ट है। जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उनका नाम रॉबर्ट विटेकर था। अब जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया उनका नाम रॉबर्ट हुक है, और जिसे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो साइंटिस्ट में रॉबर्ट नाम शायद कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में था उस टाइम पे। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। फिर 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप जो थी वो इम्प्रूव हुई। इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था ना, उन्होंने ट्री जो था उसका एक पतला सा तना लिया, कॉर्क लिया, और उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे से ऐसे ना चुकोर चुकोर से स्ट्रक्चर्स देखे थे उस तने के अंदर, और माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको देखा था। और फिर उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, मतलब उन्होंने कॉर्क के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स देखे थे और इनका नाम उन्होंने सेल रख दिया था। और उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन एक तो ट्री का जो तना होता है ना, बार की जो कॉर्क होती है, ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग सेल्स से बना हुआ होता है। एक तो वो सेल्स नॉन लिविंग थे, दूसरी बात उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो सेल के ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इतना ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए थे, सिर्फ ऑब्जर्व कर सके थे कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर है बस, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज थी कोई भी चीज उसको वो नहीं स्टडी कर पाए थे। फिर 19th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुई, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। जैसे सेल की गवर्नमेंट कहा था हमने पिछले लेक्चर में, जो सेल को इंस्ट्रक्शंस देती है, सेल का ब्रेन भी इसको कहते हैं। और सेल को सारी के सारे जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस है वो कौन देते हैं, न्यूक्लियस। तो उसे किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और उसके बाद फर्दर एक एक करके सारी ऑर्गेनेलीज आहिस्ता 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 डिस्कवर होती गई सेल की। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। उसका डिफरेंस मैं आपको डिटेल से करवाती हूँ, क्योंकि ये आपके पेपर में एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम बुक से अपना टॉपिक को रीड करते हैं और इसको फर्दर समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि इसमें हम सेल के सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उन सब ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसमें आपके जो सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ना, उन सबको 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है, और हम भी इसी तरह से 1 बाय 1 सब ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले ना इस वाले पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि इस पैराग्राफ में सेल की डिस्कवरी को डिस्कस किया हुआ है कि सेल को किसने दरियाफ्त किया, कैसे सेल के बारे में पता चला, तो उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो हम इस पैराग्राफ को एक दफा रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। इसका नाम आपने याद रखना है। अच्छा, और किस साल में डिस्कवर किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है, एक बिल्कुल आम नॉर्मल माइक्रोस्कोप, यानी बहुत पुराने जमाने की जो माइक्रोस्कोप थी ना उसको क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने ना सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या एग्जामिन किया, उसने एक स्लाइस लिया, स्लाइस यानी कि एक पीस लिया, छोटा सा पीस लिया कॉर्क का, दरख्त के तने का, जो दरख्त की जो बार्क होती है ना, जो उसका तना होता है, उसका एक छोटा सा ना उसने पीस लिया, और उसके अंदर
उसने क्या डिस्कवर किए, उसने टाइनी छोटे-छोटे से, टाइनी क्या होता है, बिल्कुल छोटे-छोटी जो चीज़ होती है ना उसको टाइनी कहते हैं। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि बिल्कुल ऐसे डब्बे-डब्बे बने हुए थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स उसने ऑब्जर्व किए किसके अंदर, वो जो दरख्त का तना जिसको उसने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था उसके अंदर, और उसने उनको क्या नाम दिया, उसने उनको सेल्स का नाम दिया। यानी कि सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था, दरख्त के तना, जो दरख्त का एक तना था उसका छोटा सा पीस लिया, उसका स्लाइस लिया, उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको उसमें टाइनी छोटे-छोटे से बॉक्स लाइक जो है वो चौकोर-चौकोर से स्ट्रक्चर्स नज़र आए, तो उसने उनको क्या नाम दिया, सेल का। अच्छा, अब वो ना सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं कर सका। इंटरनल क्या थे स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ थी ना, उनको स्टडी नहीं कर सका। उसने सिर्फ ये तो नाम दे दिया कि ये स्ट्रक्चर सेल है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनको वो डिटेल से स्टडी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? एक रीज़न तो उसकी ये हो सकती है कि जो दरख्त के जो तने हैं ना, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। यानी जो दरख्त का तना है ना, उसमें जो सेल्स होते हैं, वो कौन से सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। तो इस वज़ह से भी वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नहीं देख सका। और एक और जो मेन बात थी कि उसने कौन-सी माइक्रोस्कोप यूज़ की थी? सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ की थी। मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे उसकी पिक्चर भी अटैच कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, यानी बहुत सिंपल सी है ना, उसके कोई पार्ट्स नहीं है, कुछ एडवांस उसके अंदर चीजें नहीं है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में वो सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व कर सका था कि इस दरख्त के तने के अंदर सेल है। लेकिन सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की माइक्रोस्कोप चाहिए थी, जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई हुई थी। तो एक रीज़न ये भी थी कि उसको सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और रॉबर्ट हुक ने सिर्फ 1665 में सेल को डिस्कवर किया और उसने कुछ भी नहीं बताया सेल के बारे में। 19th सेंचुरी में यानी 19वीं सदी में जो माइक्रोस्कोप थी ना, उसकी क्वालिटी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई, बेहतर हो गई। तो माइक्रोस्कोप की जब क्वालिटी इम्प्रूव हो गई तो नई और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गई। तो साइंटिस्ट ने फिर उस अच्छी वाली जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर सेल को स्टडी किया। तो जब उसके अंदर स्टडी किया तो 1831 में सेल को स्टडी करते हुए, माइक्रोस्कोप में जब सेल को स्टडी करते तो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। उसने सेल के अंदर किसको ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन है ना, मैंने आपको बताया था, जिसको न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। यानी सेल को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो सब कौन देता है, न्यूक्लियस देता है। जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन देता है ना, ऐसे ही सेल को सारी इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं, न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। और सेल के अंदर न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता काफी सारी ऑर्गेनेलीज जो थी सेल के अंदर जो पाई जाती है, सेल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इन सबको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सब आने वाले सालों में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिस्कवर होती गई। और अब उन सब ऑर्गेनेलीज के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया हुआ है। तो इनका जो डिफरेंस है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि सेल की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। यानी ये बहुत सिंपल से सेल्स हैं। और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन सी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे न्यूक्लियस है, इस तरह की जो ऑर्गेनेलिस है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अभी हम ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन सी नहीं है। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है उनके बाहर एक मेम्ब्रेन की ना कवरिंग होती है जिसने उसको कवर किया हुआ होता है। तो प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल सेल्स है और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, यानी कि थोड़े मुश्किल सेल्स हैं। इनके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, ये डेवलप्ड सेल्स होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो मेन डिफरेंस है वो तो आपके इसमें बताया वही नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रो का मतलब क्या होता है, पुराने या फिर विदाउट भी हम कह सकते हैं, और जो कैरियोन है वो कहते हैं न्यूक्लियस को। इनके नाम में ही जो डिफरेंस है, जो इनका मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यू का मतलब क्या होता है, ट्रू।
बायो में जहाँ पे भी यू का वर्ड आया आपको पता चल जाना चाहिए इसका मतलब है ट्रू। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंस लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। ये आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लिया और आपने अपने पेपर में एज इट इज ये डिफरेंस लिख कर आना है, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। और जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपने पेपर में उसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। दरमियान में आपने लाइन लगानी है, इस तरह से पॉइंट्स बना के आपने उसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और एग्जाम्पल की हेडिंग देके उसकी एंड पे एग्जाम्पल भी साथ लिखनी है। और जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इस तरह से ना पॉइंट्स बना के उसको लिखना है। इस तरह से आपके पेपर का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? सिंपल सेल्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स कैसे सेल्स हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, यानी वो एक ही सेल से बने होते हैं। उनके अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, वो यूनिसेलुलर ही होती है, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। और जो ये यूकैरियोटिक सेल्स है ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, या फिर यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक जो है मोस्टली यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन कोई कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक की? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और प्लांट्स एनिमल्स वगैरह जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, यानी कि इनके सेल्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वगैरह जो है वो क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और सेल की इम्पोर्टेंस क्या है, और सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ये सब देख लिया। सेल डिस्कवर कैसे हुआ, उसकी डिस्कवरी किसने की, किस तरह की, ये सब कुछ अब हमने स्टडी कर लिया है। और आप लोगों को अब कुछ हद तक ये भी आइडिया हो चुका है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जो हर ऑर्गेनेली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अब हम बारी-बारी एक-एक ऑर्गेनेल को डिस्कस करते जाएँगे और उसको समझते जाएँगे। तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनेली को हमने आज डिस्कस करना है वो है सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सब सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। सब सेल्स में नहीं होती, और एनिमल सेल में तो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती ही नहीं है। ये मैंने यहाँ पे एक एनिमल सेल का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एनिमल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा किसी भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो मेनली हम यही कहते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होती है। कैसे? प्लांट्स के सेल में ना सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर लेयर होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको सेल वॉल कहते हैं। इस तरह से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है ना, तो अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन होती है और बाहर क्या होती है? सेल वॉल। यानी प्लांट सेल में क्या है? एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड की गई है प्लांट सेल के अंदर, जो इसको और ज्यादा सपोर्ट देती है, इसको और ज्यादा क्या बनाती है? रिजिड बनाती है। तो प्लांट सेल में दो वॉल्स होती हैं, अंदर सेल मेम्ब्रेन और बाहर क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल को ये भी कहा जाता है कि ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो आज के लेक्चर में हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, इसकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे कि ये बनी किस तरह होती है, सेल वॉल के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी बुक से सेल वॉल को रीड करते हैं और इसके सारे कॉम्पोनेंट्स को और इसके फंक्शंस को समझते हैं। तो अब हम अपनी सबसे पहली ऑर्गेनेली को स्टार्ट करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो है ना वो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? प्लांट सेल्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की और कुछ प्रोटिस्ट की। और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, इनमें वो सेल वॉल के अंदर आते हैं, यानी कि ये जो सेल्स है ना, इनमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। सेल मेम्ब्रेन तो सिक्योरिटी दे ही रही है सेल के ऑर्गेनेलिस को, लेकिन उसके बाहर सेल वॉल एक और प्रेजेंट है, यानी Z+ सिक्योरिटी है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है इनके पास।
प्लांट सेल्स के पास फंजाई और बैक्टीरिया के पास और उसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट के पास ये रिजिड होते हैं, यानी कि बिल्कुल ठोस होती है, बिल्कुल सख्त होती है। और उसके बाद ये क्या होती है कि नॉन लिविंग होती है, ये लिविंग नहीं होती, ये जिंदा नहीं होती। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है। और ये किसके इर्द गिर्द होती है? ये सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती है। यानी कि ये वाले जो है ना ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और प्रोटिस्ट, इनकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक और लेयर होती है। सेल की ऑर्गेनेलिस तो अंदर हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेल वॉल। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले लेक्चर में दी थी ना, मैंने बताया था कि जैसे सेल जो है जिसको हमने बिजी सिटी की तरह कंसिडर किया था कि सेल एक सिटी की तरह है और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो सिक्योरिटी गार्ड है, यानी सिटी का बॉर्डर है, सिटी का सिक्योरिटी गार्ड है। और सेल वॉल जो है वो क्या है? वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे कोई गेटेड सोसाइटी होती है, बाकी तो नॉर्मल जगहों पे सिर्फ जो घर का दरवाजा है वो ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लेकिन अगर कोई सोसाइटी इस तरह की गेटेड है तो फिर एक गेट एक्स्ट्रा भी लगा होगा जो कि एक्स्ट्रा उनको प्रोटेक्शन दे रहा होगा। यही हिसाब सेल वॉल का है। तो सेल वॉल जो है वो क्या दे रहे होते हैं? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सेल वॉल की क्या है? डेफिनिशन है। ये आपके पास सेल वॉल की डेफिनिशन है। अब सेल वॉल करती क्या है? एक तो ये शेप देती है। अगर सेल वॉल ना हो, बाहर एक कवरिंग ना हो तो अंदर की चीजें तो बिखर जाएंगी ना। तो सेल वॉल उनको क्या देती है? एक प्रॉपर शेप दे देती है। उसके बाद स्ट्रेंथ देती है, यानी कि ताकत देती है। सेल वॉल उनको बाहर से क्या करती है? कवर कर देती है, तो अंदर की क्या आ जाती है? स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत आ जाती है। उनको प्रोटेक्शन देती है, उनकी हिफाजत करती है और सपोर्ट करती है, सहारा देती है। किसको ये सब कुछ दे रही है? वो शेप किसे दे रही है? सपोर्ट किसे दे रही है? प्रोटेक्शन किसे दे रही है? इनर लिविंग मैटर को, यानी कि ये जो अंदर सारा मैटर है ना, इसको। सेल वॉल खुद तो नॉन लिविंग है, लेकिन अंदर ये जो मैटर है सारा वो क्या है? वो लिविंग है। ये बात भी यहाँ पे गौर करें कि सेल के लिए तो उन्होंने नॉन लिविंग का वर्ड यूज किया, लेकिन जो अंदर सारा मैटर प्रेजेंट है उसके लिए लिविंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है ना वो क्या है? वो ये है कि देखिए ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये अंदर ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं और ये जो है ना सारी जो जेली लाइक एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि ग्राउंड है सेल का। यानी ये जेली लाइक मटेरियल होता है और इसके ये पूरे इस एरिया में ये प्रेजेंट है और इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई हैं। तो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है ना, ये जो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल का ब्रेन है, जो सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं सेल को, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म और कुछ भी नहीं है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कहा जा रहा है? प्रोटोप्लाज्म कहा जा रहा है। अच्छा, तो इन सब चीजों को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? सेल वॉल दे रही है। द प्लांट सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सेल वॉल का क्या आ गया? फंक्शन। अगर आपके पास ये शॉर्ट में भी आ सकता है सेल वॉल का फंक्शन, और अगर लॉन्ग आ जाए ना क्वेश्चन, तो फिर आपने इस तरह हेडिंग्स बना के लिखना है। पहले डेफिनेशन की हेडिंग, फिर फंक्शन की हेडिंग। लॉन्ग को आपने हेडिंग्स बना के पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लॉन्ग का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे है कि सेल वॉल जो है वो किससे बनी है? 3 लेयर्स हैं। सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं। एक लेयर है मिडल लेमेला, एक है प्राइमरी वॉल, एक है सेकेंडरी वॉल। ये तीनों सेल वॉल की क्या है? लेयर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये सेल वॉल की क्या है? कॉम्पोजिशन। यानी सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। एक लेयर क्या है? मिडल लेमेला, एक है सेकेंडरी वॉल, एक है प्राइमरी वॉल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इस डायग्राम से, फिर नेक्स्ट पेज से हम इसको रीड कर लेंगे। जो प्राइमरी वॉल है ना, ये सबसे आउटर जो लेयर होती है ना सेल वॉल की, मतलब 3 लेयर्स है ना, तो जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है? प्राइमरी वॉल है। और प्राइमरी वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है ना उसको क्या कहते हैं? उसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और जो अब ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों की प्राइमरी वॉल्स को जो लेयर कनेक्ट कर रही होती है ना, उसे क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। यानी कि ये एक सेल की प्राइमरी वॉल है, ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है और इन दोनों को दरमियान में से ये जो कनेक्ट कर रही है लेयर, उसका नाम क्या है? मिडल लेमेला। यानी मिडल लेमेला का काम ये है कि जो 2 साथ वाले सेल्स है ना उनकी प्राइमरी वॉल्स को आपस में कनेक्ट करती है, क्योंकि प्राइमरी वॉल सबसे आउटर वॉल होगी ना, सेकेंडरी वॉल तो अंदर है प्राइमरी वॉल के। तो प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे आउटर वाली वॉल होती है। तो प्राइम दो सेल्स की दो एक साथ जो सेल्स है उनकी प्राइमरी वॉल्स को कौन कनेक्ट करता है? मिडल लेमेला।
ये ना इस तरह से है कि जैसे ये सबसे बाहिर हमारे पास कौन-सी वॉल है? प्राइमरी वॉल है। सबसे बाहिर कौन-सी वॉल है? प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल के अंदर हमारे पास कौन-सी वॉल आ जाती है? ये सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल आ जाती है। फिर उसके बाद अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन आती है और फिर उसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज़ आते हैं। तो प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे बाहिर होगी। अब ये जो 2 सेल्स एक साथ पड़े हैं ना, तो उनकी जो दोनों की प्राइमरी वॉल्स हैं, ये जो बाहिर वाली ये वॉल्स हैं, प्राइमरी वॉल्स दोनों की, उनको जो लेयर कनेक्ट कर रही है आपस में उसका नाम क्या है? मिडल लैमेला। तो ये 3 लेयर्स इस तरह से होती हैं कि बाहिर प्राइमरी है और अंदर सेकेंडरी है। सेकेंडरी भी सब में नहीं होती, किसी-किसी में होती है, लेकिन प्राइमरी तो सब में होती है और प्राइमरी को कनेक्ट करने के लिए मिडल लैमेला भी सब में होती है। अब यहाँ पे ये जो तीनों लेयर्स है ना, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल, इन सबको बताया हुआ है, इन सब के डिटेल्स, इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है और शॉर्ट में अक्सर जो है ना, वो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट में। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर ये डिफरेंस आ जाए तो वो आपने कैसे लिखना है। अच्छा, अब प्राइमरी वॉल हमने देख लिया क्या है, जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल थी सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? वो प्राइमरी वॉल है। तो वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, मतलब हम वैसे भी हमने पढ़ा है ना कि ये जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है ना। तो प्राइमरी वॉल ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सबसे ऊपर प्राइमरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल तो अभी किसी किसी में होगी ना। तो हर सेल में प्राइमरी वॉल तो प्रेजेंट होती है, हर उस सेल में जिसमें सेल वॉल है उसमें प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये जैसे हमने देखा ना कि सेल वॉल किसी-किसी में है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर सेल में है। इसी तरह से हर उस सेल में जिसमें सेल वॉल प्रेज़ेंट है, उसके अंदर प्राइमरी वॉल तो लाज़मी है, उसकी ये लेयर तो लाज़मी प्रेज़ेंट है और मिडल लैमेला भी। लेकिन सेकेंडरी वॉल वाली जो लेयर है ना, वो हर सेल में प्रेज़ेंट नहीं है। अच्छा, अब प्राइमरी वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऊपर हमारे पास कौन-सी वॉल होती है? प्राइमरी वॉल होती है। अब प्राइमरी वॉल बनी किस चीज़ से हुई है? प्राइमरी वॉल की कंपोज़िशन क्या है? ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है। इन तीनों की जो कंपोज़िशंस है ना, वो एमसीक्यूज़ के लिए भी आपने याद रखनी है क्योंकि इन तीनों की कंपोज़िशन में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखना है। प्राइमरी वॉल की कंपोज़िशन में सेल्युलोज़ है, हेमीसेल्युलोज़ है और पेक्टिन है। क्या-क्या है? सेल्युलोज़, हेमीसेल्युलोज़ और पेक्टिन, ये 3 चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी वॉल की कंपोज़िशन में प्रेज़ेंट है, यानी इन तीनों चीज़ों से मिलके प्राइमरी वॉल बनी है। सेल्यूलोज़ क्या होता है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल है ना। शुगर सेकेराइड कहते हैं शुगर को और पॉली कहते हैं मैनी, यानी कि शुगर के, ग्लूकोज़ के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। अच्छा, प्लांट सेल वॉल का मेन जो कंपोनेंट है ना, वैसे भी वो सेल्यूलोज़ ही होता है। जब भी हम कहते हैं ना प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? यही कहते हैं कि सेल्यूलोज़ से बनी हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल लीनियर होता है, बिल्कुल सीधा-सा एक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, सख्त-सा एक स्ट्रक्चर होता है। और ये मेन जो स्ट्रक्चर है ना सेल वॉल का, वो कौन बना रहा है? वो सेल्यूलोज ही बना रहा है। उसके अलावा प्राइमरी वॉल के अंदर हेमी सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है। जैसे ये तो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ना। हेमी सेल्यूलोज क्या होता है? ये थोड़ा सा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें से ब्रांचेस बन रही होती है, ब्रांचेस निकल रही होती है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर है। जैसे सेल्यूलोज बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल सख्त ठोस स्ट्रक्चर है, लेकिन हेमी सेल्यूलोज जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू सेल्यूलोज। अच्छा, अब पेक्टिन जो है, पेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड है। ये तीनों वैसे तो पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। पेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड या शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और ये जेल लाइक नेटवर्क बनाता है। सही है, ये क्या है? जेल लाइक नेटवर्क बनाता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब सेल्यूलोज जो है वो क्या करता है? वो क्रिस क्रॉस फाइबर्स बनाता है। क्रिस क्रॉस फाइबर्स कैसे होते हैं? इस तरह के, ये जो एक फाइबर ऐसे और फिर इसके ऊपर ये क्रिस क्रॉस जैसी जो अरेंजमेंट होती है ना, यानी उसको क्या कहते हैं? उसको मतलब ये जो सेल्यूलोज़ है ना, वो क्रिस क्रॉस फाइबर्स बनाते हैं। एक फाइबर और दूसरे फाइबर्स जो है वो उसके ऊपर यूँ क्रॉस में आ रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो सेल वॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। किसी भी और नेटवर्क के बजाय ये किस तरह का नेटवर्क बनाते हैं? क्रिस क्रॉस नेटवर्क, जो कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ भी है। इसको देख के पता चल रहा है कि ये कितना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो जो प्राइमरी वॉल है, इसके अंदर जो सेल्यूलोज है वो क्या बनाता है? वो क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनाता है। तो अब नेक्स्ट क्या है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला मैंने आपको बताया क्या है? दो जो प्राइमरी वॉल्स हैं एडजेसेंट सेल्स के, एडजेसेंट क्या होते हैं? एक साथ सेल्स, जो दो सेल्स एक साथ पड़े हैं उनकी जो प्राइमरी वॉल्स है ना, उनको एक साथ होल्ड करती है, उनको एक साथ जोड़ के रखती है। जैसे कि एक ये सेल है ना, एक और सेल, इस तरह से अगर ये दोनों सेल एक साथ पड़े हुए हो ना, तो ये इसकी प्राइमरी वॉल हो गई ना और ये इसकी प्राइमरी वॉल है। इन दोनों को आपस में कौन जोड़ के रखेगा?
मिडल लेमेला इन दोनों का आपस में होल्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जो 2 सेल्स एक साथ पड़े हैं उनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान मिडल लेमेला जो है वो क्या बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है। ये बात भी याद रखनी है कि मिडल लेमेला किसके दरमियान कनेक्शन बना रहा है, 2 एडजेसेंट सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान। क्योंकि सेकेंडरी वॉल तो है ना वो प्राइमरी वॉल के अंदर बनती है, उसके बाहर नहीं बनती, उसके अंदर बनती है। तो सबसे बाहर तो प्राइमरी वॉल ही है ना, तो जो 2 सेल्स का कनेक्शन बनेगा वो प्राइमरी वॉल्स के थ्रू ही बनेगा। तो मिडल लेमेला इन्हीं 2 प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ती है, होल्ड करती है। अब मिडल लेमेला की कॉम्पोजिशन क्या है, मिडल लेमेला किससे बनी है, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से और पेक्टिन से। मिडल लेमेला किससे बनी है, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से और पेक्टिन से। अब क्या होता है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, इसके अंदर ये जो पेक्टिन है, यानी मिडल लेमेला के अंदर ये जो पेक्टिन है ना, ये क्या करता है, ये भी क्रॉस लिंक्स बनाता है कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ, यानी कैल्शियम पेक्टेट्स भी बनाते हैं और मैग्नीशियम पेक्टेट्स भी बनते हैं। तो ये जो है ना वो इनके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं और इस तरह से ये इनको होल्ड करके रखता है 2 प्राइमरी सेल वॉल्स को। अच्छा, अब कुछ प्लांट सेल्स के अंदर जैसे कि जाइलम सेल्स है, जाइलम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जाइलम ट्यूब वो ट्यूब होती है जो कि प्लांट्स के अंदर वाटर को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना प्लांट्स में, तो जाइलम क्या करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर जो है वो प्लांट, ये रूट्स होती हैं, रूट्स से पूरी प्लांट की ब्रांचेस तक, लीव्स तक, हर जगह तक जो है वो वाटर पहुंचाना होता है जाइलम ने। तो अब जाइलम ने जो इतना बड़ा काम करना है, पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाना है, उसकी कंसंट्रेशन के खिलाफ लेकर जाना है, वरना पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अब जाइलम ने तो पानी को नीचे से ऊपर लेकर जाना है, तो बड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको बड़ा जोर लगा के उसको पानी लेके जाना पड़ता है। पानी के साथ काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसने लेकर जाने होते हैं। तो जाइलम जो ट्यूब है ना, उसके सेल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा प्रेशर का काम करना है। तो उसके सेल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो कैसे अपना काम कर सकेंगे। तो इसलिए तो जो जाइलम के सेल्स है ना, उनके अंदर एक और वॉल डेवलप हुई हुई होती है जो कि इसको और ज्यादा क्या कर देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो इसलिए जाइलम में प्राइमरी जो लेयर है ना, उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और ये प्राइमरी के अंदर प्रेजेंट है, ये भी याद रखना, ये प्राइमरी के बाहर नहीं है, ये प्राइमरी के अंदर है। यानी कि इसमें ऐसे होगा, जिनमें सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है ना, कि ये बाहर तो होगी हमारे पास प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर हमारे पास डेवलप हो जाएगी सेकेंडरी वॉल, बाहर प्राइमरी वॉल, अंदर सेकेंडरी वॉल। अच्छा, अब वैसे ही आपकी बुक में पॉइंट नहीं बताया हुआ, सेकेंडरी वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि ये एक लेयर, फिर ये इसकी दूसरी लेयर और फिर ये इसकी तीसरी लेयर, और फिर अंदर जाके सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाकी के ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सेकेंडरी वॉल की भी 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो इस तरह के सेल्स हैं ना, जिनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करना है उन्होंने, तो उनके अंदर जो है वो एक और वॉल डेवलप होती है, जिसकी एग्जांपल हमें क्या दी हुई है, जाइलम सेल्स की। तो जाइलम सेल्स में एक और वॉल प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल, जो कि प्राइमरी वॉल के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ से आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि बाहर प्राइमरी वॉल है, अंदर सेकेंडरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल की भी क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती है। बाहर ये जो है ना, इस तरह से ये पूरी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। और जिसमें सेकेंडरी वॉल नहीं है, उसमें डायरेक्टली जो है वो प्राइमरी वॉल आ जाएगी, प्राइमरी वॉल के बाद अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। इस तरह से होगा। अब ये जो सेकेंडरी वॉल है, ये किस-किस चीज़ से बनी हुई है? ये सेल्युलोज से, लिग्निन से और उसके अलावा और केमिकल्स से बनी हुई है। अच्छा, सेल्युलोज तो हमने देख लिया ना, पॉलीसेकेराइड है और इस तरह से सपोर्ट देता है, रिजिड होता है काफ़ी। लिग्निन क्या है? लिग्निन ना एक ग्लू की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्लू की तरह का। जैसे ग्लू होती है ना सॉफ्ट और जोड़ के रखती है चीज़ों को, लिग्निन भी इस तरह से होती है, ग्लू ग्लू की जैसी चीज़ होती है। ये और ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेकेंडरी वॉल डेवलप ही उन सेल्स में हो रही है जिनको ज़्यादा सपोर्ट की, ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो फिर लिग्निन उनके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट प्रेज़ेंट होता है जो और ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और ज़्यादा टफ कर देते हैं। उसके अलावा अदर केमिकल्स भी प्रेज़ेंट है, जैसे कि हेमिसोलुलोज भी प्रेज़ेंट होता है और एक्सट्रैक्टिव्स वगैरह भी प्रेज़ेंट होते हैं। तो सेकेंडरी वॉल के अंदर सेलुलोज और लिग्निन के साथ-साथ जो है वो दूसरे केमिकल्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। अब इन सब से आपको ये पता चलना चाहिए कि जो सेल वॉल है ना प्लांट की, उसका मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो सेलुलोज ही है। जब आपके पास इस तरह से अगर एमसीक्यू आ जाए ना कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, तब आपने सेलुलोज वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तब आपने ये मैग्नीशियम या पेक्टिन या इनमें से किसी पे टिक नहीं करना, डायरेक्ट सेलुलोज पे आंखें बंद करके आपने टिक लगा देना है। लेकिन जब अगर प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन पूछी जाए, तब तो आपने इस पर ही करना है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड
पेक्टिन। मिडल लेमेला की पूछी जाए तब तो मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन पर ही आपने करना है टिक, और सेकेंडरी वॉल की पूछी जाए तो सेलुलोज, लिग्निन एंड केमिकल्स, अदर केमिकल्स, इस पे आपने टिक करना है। तो इनकी कॉम्पोजिशन को आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। अच्छा, और अगर अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का डिफरेंस लिखें, तो इसमें आपने ना पहला डिफरेंस तो ये लिख देना है कि प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, और सेकेंड पहले दरमियान में लाइन लगानी है ना, और एक साइड पे प्राइमरी वॉल की हेडिंग देनी है, जैसे मैंने अभी आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस दिखाया था। तो एक साइड पे प्राइमरी वॉल की हेडिंग देनी है, एक साइड पे सेकेंडरी वॉल की। तो प्राइमरी वॉल में आपने पॉइंट लिखना है ये वाला कि इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, और सेकेंडरी वॉल में आपने लिखना है कि इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। उसके बाद आपने इसकी कॉम्पोजिशन लिख देनी है दूसरे पॉइंट में कि ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बना है, और फिर और सेकेंडरी वॉल की कॉम्पोजिशन लिख देनी है कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। अच्छा, ये तो 2 पॉइंट्स आपके पास एग्जैक्ट आ गए। अगर आप लोग चाहें तीसरा पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स और सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट इन सम प्लांट सेल्स, तो ये भी आप एक पॉइंट बीच में ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको बताया हुआ है प्लांट की तो हमने देख ली, सेल वॉल पूरा उसको स्टडी कर लिया कि वो किस किस चीज से बनी है, सारे उसके कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया। लेकिन अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना कि जो फंजाई हैं उनकी अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सम प्रोटिस्ट जिसमें एलजी की एग्जांपल दी हुई थी कि उनमें भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अब उनके भी देख लेते हैं कि सेल वॉल किस किस चीज से बनी हुई है। तो जो एलजी है ना उसकी सेल वॉल भी किससे बनी हुई है, सेलुलोज से ही बनी हुई है, प्लांट्स की तरह। अच्छा, जो प्रोकैरियोट्स है यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये अमाइनो एसिड एंड शुगर का मॉलिक्यूल होता है, यानी इसमें अमाइनो एसिड और शुगर्स जो है वो दोनों होते हैं। और जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से। अब क्या डिफरेंस है इन सब में, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन और काइटिन। असल में ये तीनों हैं तो पॉलीसेक्राइड, यानी कि तीनों के तीनों जो है ना ये पॉलीसेक्राइड्स है। सेलुलोज भी, पेप्टिडोग्लाइकेन भी और काइटिन भी, ये तीनों पॉलीसेक्राइड्स हैं, यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स से बने हैं। सेक्राइड, सेक्रोन कहते हैं शुगर को, तो और ग्लूकोज को, शुगर को, और पोली मीन्स मैनी, यानी कि शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, अब जो सेलुलोज है ना वो सिर्फ और सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। शुगर हमारे पास जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है। हम पढ़ते हैं ना फूड में जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स वगैरह होते हैं। तो ये जो सेलुलोज है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही बने, यानी सिर्फ शुगर के, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनी हुई है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसमें हमने देख लिया कि शुगर के साथ साथ अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि सेल हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है ना, कि छोटे छोटे सेल्स मिल के कंबाइन होते हैं और बॉडी बनाते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसी तरह से अमाइनो एसिड जो है ना वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो जाके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसका मतलब प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना प्रोटीन के, वो कौन है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जो है वो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। और जो है ये काइटिन, यानी जो फंजाई की सेल वॉल जो काइटिन से मिल बनी हुई है, काइटिन जो है वो एक मॉडिफाइड शुगर होती है, यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल के साथ साथ हर शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन का ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो काइटिन में क्या है कि शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर अंदर साथ साथ नाइट्रोजन का ग्रुप भी अटैच है। तो तीनों हैं तो पॉलीसेक्राइड्स ही, लेकिन फ़र्क ये है कि ये सिर्फ पॉलीसेक्राइड है, इसमें सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन में शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ-साथ अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट है, और काइटिन में शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ-साथ जो है वो नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है। नाइट्रोजन के का एक-एक मॉलिक्यूल जो है वो हर शुगर के साथ जो है वो अटैच हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपका एक साइड बॉक्स है जो कि शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि प्लाज़्मोडेस्माटा क्या होते हैं, या फिर कम-कम आता है वैसे तो ये शॉर्ट, लेकिन आ भी सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि जो चैनल्स जो अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को सेल्स के दरमियान, उन चैनल्स को क्या कहते हैं? तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, फिर उसमें से आपने प्लाज़्मोडेस्माटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, प्लाज़्मोडेस्माटा क्या है? सिंगुलर इसका क्या है? प्लाज़्मोडेस्मा, यानी ज़्यादा होंगे तो प्लाज़्मोडेस्माटा कहेंगे, एक होगा तो प्लाज़्मोडेस्मा कहेंगे। ये चैनल्स हैं। चैनल्स क्या होते हैं? गुज़रने के रास्ते हैं पूरे। अच्छा, चैनल्स हैं कहाँ पे? ये सेल वॉल के दरमियान में ये चैनल्स प्रेज़ेंट होते हैं। सेल वॉल जो है ना, डिफरेंट सेल्स की जो सेल वॉल्स हैं, उनके दरमियान में ये प्रेज़ेंट होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज में हेल्प करते हैं
बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यानी कि जो 2 सेल्स साथ-साथ है ना, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की एक्सचेंज हो रही है ना, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये 2 सेल वॉल्स के दरमियान में प्रेज़ेंट होते हैं। मैंने आपके पास यहाँ पे ना पिक्चर अटैच कर देती हूँ प्लाज्मोडेस्माटा की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेल्स हैं, यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि काफ़ी सारे सेल्स हैं जो एक साथ पड़े हुए हैं। जो एक साथ पड़े होते हैं ना सेल्स, उनको एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। और अब इनकी जो है वो सेल वॉल है, और सेल वॉल के दरमियान में जो है वो स्पेस बनी हुई है, जिसके थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स इन सेल्स के दरमियान में एक्सचेंज होते हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में भेजते हैं। मतलब ये आप ऐसे समझ लें, जैसे 2 साथ वाले घरों के दरमियान में खिड़की हो, 2 घर एक साथ हो और उनके दरमियान में क्या हो, खिड़की हो, और वो उस खिड़की से जो है वो कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हो। जैसे कि कुछ भी उनको चाहे चीनी चाहिए तो वो खिड़की से एक-दूसरे को भेज देंगे, या कुछ भी चाहिए तो उस खिड़की से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा हो चीज़ों का। तो वो एक ये इसी तरह से आप इसको समझ लें कि 2 घर हैं और उन घर के जो दीवार है ना, दीवार के बीच में खिड़की है दोनों के दरमियान में, और उस खिड़की से चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज़्मोडेस्माटा कहते हैं उसको। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और सेल वॉल को आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज़ किस तरह से इसमें से आएँगे, सब कुछ समझ आ गया होगा। और तो नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑर्गेनेली को स्टार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को, और उसको डिटेल से पढ़ेंगे।